आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 6 बजने को है। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सपा विधायक इरफान सोलंकी का ये मामला है। कानपुर में हुई आगजनी की नई तस्वीर सामने आई है। आगजनी वाले मामले में नई तस्वीर इरफान सोलंकी की सामने आई। विवादित प्लॉट में बाउंड्री वॉल का काम हो रहा है और इरफान पर इसी प्लॉट में आगजनी का आरोप है। ये बड़ी खबर कानपुर से। आगजनी की नई तस्वीर सामने आई। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विधायक इरफान सोलंकी मामले में आरोपी हैं। आगजनी के मामले में इरफान और उनके भाई पर आरोप है। रिजवान दोनों ही आरोपी बताए जा रहे हैं। और इसी बीच आगजनी की नई तस्वीर जो सामने आई है, उसके बाद और कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी को लेकर। एक बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त। आगजनी की नई तस्वीर। बाउंड्री वॉल का काम किया जा रहा है। बाउंड्री वॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगजनी की नई तस्वीर कानपुर से। आगजनी के मामले में, धमकाने के मामले में पहले ही घिरे हुए हैं इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान। और इसके बीच में ये तस्वीर सामने आ गई है। पीड़िता की ओर से और पुलिस की ओर से कहा गया कि आगजनी और धमकाने का उन पर आरोप है। हालांकि इरफान सोलंकी का परिवार इसको नकारता रहा। बार बार ये कहा गया कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और बदले की भावना से काम हो रहा है। अब ये नई तस्वीर सामने आई है आगजनी की। कोर्ट की शरण में सपा विधायक। गिरफ्तारी की आफत, अदालत से मिलेगी राहत। बीते 8 नवंबर को सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर जमीन पर जबरन कब्जा, आगजनी, धमकी देने का केस दर्ज हुआ। तभी से इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी अंडरग्राउंड है और पुलिस जगह जगह गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही। इस बीच इरफान सोलंकी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर अदालत 25 नवंबर को सुनवाई करेगी। दावा है केस फर्जी है, अलबत्ता जमानत मिलना तय है। कौन से सबूत थे जिनकी बदौलत उसने इनका नाम डाला, तो मैंने ये बात भी अपने जमानत प्रार्थना पत्र में लिखी है। साथ ही उस समय, घटना के समय 8 बजे इरफान सोलंकी अपने ऑफिस घटना स्थल से 10 किलोमीटर दूर रिजवी रोड पर थे। इसके अलावा जो जहाँ पे आग लगी है उसके अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज क्लियर बता रहे हैं कि कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका तब लगाई गई जब एक दिन पहले ही पुलिस की अपील पर कोर्ट ने इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू किया है। ये दोनों जो क्वेश्चन पर्सन है इस मुकदमे के, इनको हम अभी तक नहीं पा पाए हैं और वो घर में भी नहीं हैं। इस क्रम में जब हमने लगातार प्रयास किया तो हमें लगा कि विधिक रूप से नॉन अवेलेबल वारंट का लिया जाना जरूरी है और इस क्रम में हमने माननीय न्यायालय से NBW भी लिया है। आगे जैसी आवश्यकता होगी विधि सम्मत कार्यवाही जारी रहेगी। ये पूरा मामला कानपुर के जाजमऊ इलाके की डिफेंस कॉलोनी से जुड़ा है, जहां एक प्लॉट में 7 नवंबर की रात अचानक आग लग गई थी। आरोप है कि आग इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने लगवाई। इस मामले में पीड़िता ने 8 नवंबर को केस दर्ज कराया, जिसमें इरफान सोलंकी पर प्लॉट पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का आरोप है। आगजनी और धमकाने का भी आरोप है। इरफान सोलंकी पर दर्ज इस केस को लेकर शुरुआत से ही सियासत अंगड़ाई ले रही और पीड़िता के आरोपों को झूठा बताया जा रहा। लेकिन सवाल है, फिर क्यों इरफान सोलंकी फरार है और अब NBW जारी होने के बाद कोर्ट की शरण में है? पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन पुलिस के NBW वारंट जारी होने के बाद अब वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण में जरूर आ गए हैं। जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। इरफान और रिजवान की अग्रिम जमानत अर्जी पर 25 नवंबर को जिला जज सुनवाई करेंगे। NBW जारी होने के बाद पुलिस के अधिकारी लगातार कह रहे थे कि 82-83 यानी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए इरफान के वकील ने अर्जी जरूर लगा दी है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार वर्सेस त्रिवेंद्र मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। एसएलपी वापस लेने के फैसले से सरकार ने यू टर्न ले लिया है। अब राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस नहीं लेगी। पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस जारी रहेगा, इससे साफ हो जाता है।
और एसएलपी वापसी पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज थे और दिल्ली में ही उनकी मौजूदगी थी। तमाम बड़े नेताओं से वो मिल रहे थे और ये कहा जा रहा था कि सरकार और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में जो तकरार है वो लगातार बढ़ रही है। इसी बीच में बड़ी खबर एसएलपी वापसी के बाद से ही आप देख रहे थे कई तरह के सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर भी खड़े हो रहे थे, सरकार को लेकर भी कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसी बीच में बड़ी खबर। अब आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज लखनऊ में लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र देंगे और सहारनपुर के दौरे पर उसके बाद जाएंगे। वो सहारनपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, इसको लेकर जानकारी है, जिसमें नगर निगम समेत जिले की सभी नगर निकायों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा भी शामिल है। और नगर निकाय चुनाव कभी घोषित किए जा सकते हैं कभी भी। और इन सब के बीच सीएम योगी निकायों में 5 लाख और 5 से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, ऐसी जानकारी है। सहारनपुर का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। नगर निकाय में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से वो फीडबैक लेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करना है, लोकार्पण भी होना है और इसीलिए ये दौरा सीएम का सहारनपुर वाला अहम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। बात उपचुनाव के जंग की। सुलह के बाद सफाई में आज चाचा भतीजा जीत का मैनपुरी फॉर्मूला बनाएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने एसएस मेमोरियल स्कूल में सफाई ब्लॉक के महत्वपूर्ण लोगों की बैठक बुलाई है, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, ऐसी खबर। और इस बैठक में डिंपल यादव भी शामिल हो सकती हैं। दोनों नेताओं की कोशिश सपा और प्रसपा के कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करके चुनाव को गति देने की है। अब दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में मिलकर के प्रचार अभियान को और जोर देंगे और रफ्तार देंगे और जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये अखिलेश यादव की भी कोशिश और शिवपाल सिंह यादव की भी कोशिश। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव दोनों ही बैठक में शामिल होने वाले हैं। शिवपाल ये बैठक लेंगे कई बड़े लोगों के साथ में, उसमें अखिलेश भी शामिल रहेंगे, ये जानकारी मिल पा रही है। मैनपुरी उपचुनाव में सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में विधानसभा भोगांव में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज मैनपुरी सदर विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही वो लॉर्ड कृष्णा एजुकेशनल एकेडमी में चाय पर संवाद कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं। उनके साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मौजूद रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, कल मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान धर्मेंद्र यादव भावुक दिखाई दिए। यहाँ वोट की अपील करते हुए धर्मेंद्र यादव फवक फवक कर रो पड़े और नेताजी को याद कर उन्होंने डिंपल यादव को जिताने की अपील की। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी नेताजी इसलिए मेरे जिन लोगों ने नेताजी के बाद के चुनाव चुनौती देने की कोशिश की है, अपने वोट के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंहतोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए। ये मेरी आप सबसे अपील है। खासकर जो लोग 2 दिन पहले श्रद्धांजलि कर रहे थे सभी में, वो आदमी डिंपल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार में घूम रहे हैं। और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों, आप बर्दाश्त कर लो इन बातों को। बताओ मेरे मैनपुरी के लोगों। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा आज रामपुर में शहरी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और सपा समर्थकों से मुलाकात करने वाले हैं। आसिम राजा 10 बार के विधायक आजम खान के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं में शुमार हैं, आप जानते हैं। जून के महीने में हुए लोकसभा उपचुनाव में भी आसिम राजा सपा के प्रत्याशी बनाए गए थे। हालांकि उस उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की, उनको हार का सामना करना पड़ा। और वहीं भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी रामपुर विधानसभा सीट के शहरी क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर रहने वाले हैं, जिसमें जगह जगह छोटी बैठकें बोलेंगे और बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ता और समर्थकों को जुटा करके चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार होने के बाद
सपा के सीनियर नेता और रामपुर शहर सीट के विधायक मोहम्मद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई और ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद से उपचुनाव हो रहे हैं। अब इस सीट पर वोटिंग होगी। उसके बाद रामपुर के लोगों का मूड क्या है, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ ही यहाँ के लोग जाएंगे या फिर बदलाव होगा, इस पर नजर। रामपुर में पूर्व मंत्री नवाब काजिम का आकाश सक्सेना को समर्थन है। सपा को हराने के लिए नावेद मियां का आकाश सक्सेना को समर्थन दिखाई दे रहा है। नूर महल में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने पूर्व मंत्री नावेद मियां से मुलाकात की और विकास साथ में भाईचारे के लिए आकाश सक्सेना को वोट दे, ये कहा गया है। रामपुर के लोगों से यह अपील उन्होंने की है। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को नावेद मियां ने समर्थन दिया है, उनसे मुलाकात की। विकास और भाईचारे के लिए आकाश सक्सेना को जिताना बहुत जरूरी है, ये उन्होंने कहा। रामपुर के लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में आज से जयंत का स्पेशल 21 प्लान लॉन्च हो रहा है। रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज से 2 दिन तक खतौली में कुल 21 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, उनको संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। खतौली सीट से प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में रालोद मुखिया जयंत चौधरी 2 दिन में कई नुक्कड़ सभाएं करेंगे। आज 11 और कल 10 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा, ये जानकारी। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत भाजपा के नेता और मंत्री भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने को राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ा प्लान बनाया है और ये प्लान बनाया है जयंत चौधरी ने। इस प्लान को कहा जा रहा है सुपर 21। क्या ये प्लान है और किस तरीके से खतौली की रणभूमि में विजय श्री हासिल करने के लिए किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के नेता रात दिन वहां पर जुटे हुए हैं, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान जी से। राजकुमार सांगवान जी, पहले आपसे ये समझना चाहूंगा, ये सुपर 21 प्लान क्या है जयंत चौधरी जी? देखिए, सुपर 21 क्या है कि जो इस समय चुनाव का कैंपेन चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुंचेंगे वहाँ पे, कल पहुंचेंगे। कल वो 11 जनसभाएं करेंगे, 11 मीटिंग करेंगे, 11 गांवों को का कल कैंपेन करेंगे। और परसों मतलब रात्रि विश्राम कल वहीं करेंगे, उसके बाद में परसों 10 गांव का करेंगे। तो 2 दिन में 21 गांव वो कैंपेन करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को फिर एक बड़ी जनसभा करेंगे। उसके बाद फिर 4 दिन वहाँ पे उनका रुकना। पब्लिक के बीच वो सीधे जाने का उन्होंने प्लान बनाया है और ये बताया कि जो प्रदेश की सरकार वो किस तरह से इन लोगों ने सरकार को बनाया है और उसके बाद में जनता की भावनाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे नौजवान है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, मजदूर है, सभी के साथ। तो ये बातें सिर्फ जनता तक हमें ले जानी है और उसके बाद में मतदान होना है, उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। नतीजों की आपने बात करी तो क्या नतीजे नजर आ रहे हैं आपको? नतीजे तो जनता तो तैयार बैठी है और नतीजे तो पहले भी इनके खिलाफ ही थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने अपनी सत्ता का और उसका जो इस्तेमाल किया है, जो दुरुपयोग किया, मशीन का दुरुपयोग किया है, नतीजे तो वो उसके थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि जो तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है गठबंधन जीतेगा। और खतौली को लेकर वो सीधा कह रहे हैं कि चुनाव है, मुकाबला जरूर होता है, लेकिन जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, ऐसा इनका कहना है। हालांकि जो नतीजे होंगे वो देखने वाले होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर इस समय उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों आमने सामने हैं। और इसी बीच एक स्वर अब त्यागी समाज से बीजेपी के विरोध में निकलना शुरू हो गया है। इसे लेकर शनिवार को खतौली विधानसभा क्षेत्र के नावला गांव में त्यागी समाज की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस पंचायत में फैसला लिया गया कि खतौली उपचुनाव में त्यागी समाज बीजेपी का बहिष्कार करेगा और इनको यहां घुसने भी नहीं दिया जाएगा। आपको ये जानकारी हम दे दें कि कुछ समय पहले श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर यहाँ के त्यागी समाज में वो गुस्सा देखा गया जो बीजेपी को नुकसान दे सकता है। बीजेपी के प्रति देखने को गुस्सा यहाँ पर मिला त्यागी समाज का। अब उसका खामियाजा इस उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा, ये त्यागी समाज के लोग कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। वणक्कम काशी। संस्कृति और आध्यात्म को डोर से साधेगी सियासत। वणक्कम तमिलनाडु। दक्षिण को उत्तर से
जोड़ेगी साझा विरासत। जैसा कि नाम से जाहिर है, काशी की धरा पर आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम दो संस्कृतियों का संगम है, या फिर यूं कहें कि दो अलग अलग संस्कृतियों की साझा विरासत को एक सूत्र में पिरोने की पहल। लेकिन इस पहल की एक डोर सियासत से भी जुड़ती है। वाराणसी भगवान भोले की नगरी है और तमिलनाडु में भगवान रामेश्वर की धरा। भगवान आदि विश्वेश्वर की धरती स्वयं में काशी है, तो तमिलनाडु का कांचीपुरम सप्तपुरियों में से एक। और आध्यात्म की इसी डोर को आधार बनाकर काशी संगमम के जरिए दो संस्कृतियों के आपसी जुड़ाव का एक नया अध्याय लिखने की कोशिश की गई, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस तरह परिभाषित किया। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। काशी और तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में इस फिलॉसफी को हम साक्षात देख सकते हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। उत्तर भारत में स्थित काशी और दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भगवान शिव शंकर आस्था का केंद्र है। लेकिन सिर्फ यहीं के डोर दोनों को आपस में नहीं जोड़ते। बनारस की साड़ी विश्व भर में मशहूर है, तो तमिलनाडु के कांजीवरम सिल्क की अपनी ही सत्ता और महत्ता है। काशी में बाबा विश्वनाथ है, तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है, तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश के सभी भागों के लोग सदियों से यहां आते रहे हैं, जिससे गंगा जी के तट पर बसी यह पवित्र नगरी भारत की धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। लेकिन यहाँ से सवाल उठता है, क्या दो संस्कृतियों और क्षेत्रों के बीच इन्हीं समानताओं को आपस में जोड़ने की कोशिश की गई, या फिर इसके पीछे कोई सियासत भी छिपी है? काशी तमिल संगमम कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष पर किए गए हमले में छिपे सियासी संदेश को आसानी से समझा जा सकता है। हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था। इस देश का एकता सूत्र बनाना था। लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। दरअसल कर्नाटक को छोड़ दे तो भाजपा दक्षिण राज्य के किसी भी राज्य की सियासत में बड़ी भूमिका में नहीं है। और अगर सियासत के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद भाजपा की कोशिश रही कि किसी भी रूप में तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। ऐसे में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को भी सियासत से जोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने तमिल संगमम का उद्घाटन किया, लेकिन भाजपा को 1 महीने तक चलने वाले इस तमिल संगमम की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी समझते हैं। दरअसल काशी में तमिल संगमम के जरिए भाजपा एक तीर से कई निशाने साधने जा रही है। तमिल संगमम से अब तमिलनाडु में भाजपा की मौजूदगी बढ़ेगी, साथ ही भाजपा के बारे में तमिल लोगों में चर्चा होगी। ऐसे में भाजपा दक्षिण राज्यों, खासकर तमिलनाडु में राजनीतिक तौर पर मजबूत होगी। इस तरह से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी और तमिल लोगों के बीच भाजपा को लेकर भ्रम टूटेगा। नाराजगी दूर होगी तो सत्ता में आने का सपना भी पूरा हो सकता है। भाजपा की इस प्लानिंग को मूर्त रूप देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं, जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी काशी तमिल संगमम पुनः आयोजित करके सुब्रमण्यम भारती जी को सही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में बहुत हद तक साफ है कि भाजपा का काशी तमिल संगमम उत्तर से दक्षिण को साधने का एक बड़ा मास्टर प्लान माना जा सकता है।
और अगर ये मास्टर प्लान सफल हुआ तो भाजपा के लिए 24 की राह न सिर्फ आसान होगी, भाजपा से दूर रहने वाला दक्षिण का हिस्सा भी कनेक्ट होकर पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। मजबूती से ये दिखाई दे रहा है। भाजपा जब 2024 की तैयारी में जुट गई है तो भाजपा के अंदर खाने 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर नेताओं के बीच ठन गई है। दरअसल शुक्रवार को सतीश महाना ने कानपुर के विकास को लेकर बैठक बुलाई थी, जिसको लेकर भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने ही सवाल खड़े कर दिए थे। वही समाजवादी पार्टी भाजपा के नेताओं के बीच तनातनी को 2024 से जोड़कर देख रही है। भाजपा में टिकट की लड़ाई सतह पर आई। 2024 से पहले अपनों के बीच ठन गई। कानपुर का विकास बहाना, टिकट निशाना। शुक्रवार को कानपुर में सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई बैठक का मकसद यूं तो शहर के विकास की समीक्षा करना था, लेकिन इस बैठक का आयोजन सियासत की सतह पर ऐसा तूफान लेकर आया है जो भाजपा के लिए ही मुश्किल खड़ी कर रहा। दरअसल सतीश महाना की ओर से बुलाई गई बैठक के बाद से ही विरोध के सुर बुलंद होने लगे थे, जो बैठक के बाद और मुखर हो चुके हैं। भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी के मुताबिक सतीश महाना सरकार का हिस्सा नहीं है, ऐसे में उन्हें विकास को लेकर बैठक बुलाने का संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। आप उनकी व्याख्या में देख लीजिए, उनके अधिकार जो भी हैं वो विधानसभा के अंदर सीमित हैं। वो अब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो सरकार के हिस्सा नहीं है, इसीलिए उनको कोई भी बैठक लेने का अधिकार नहीं है। एक शर्त पर, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखें और मुख्यमंत्री जी डीएम और कमिश्नर को निर्देशित करें कि ये बैठक आहूत करें तो हो सकता है। कानपुर में भाजपा नेताओं के बीच विवाद अंदर खाने नहीं बल्कि सार्वजनिक सतह पर आ गया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। भाजपा के अंदर छिड़ी इस नूरा कुश्ती ने मुख्य विपक्षी दल सपा को तंज कसने का मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी भाजपा नेताओं के बीच थनी जंग को 2024 से जोड़ रही है। जहाँ तक सवाल जो भाजपा के नेताओं का है, देखिए वो रूलिंग पार्टी है, उनके पास अनेक मौके हैं। वो जाके सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, वो सीधे संबंधित मंत्री से जाके बात कर सकते हैं, वो किसी फोरम पर अपनी बात कर सकते हैं। हम विपक्ष वालों को ऐसी फोरम कम मिलती है, इसलिए जहाँ ऐसी फोरम मिलती है हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ जाकर के हम लोग अपने क्षेत्र की बातों को रख सकें। सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई बैठक का विरोध करने वालों में सिर्फ सत्यदेव पचौरी नहीं है, देवेंद्र सिंह भोले का भी नाम शामिल है। माना जा रहा कि सतीश महाना और भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा की नजर अकबरपुर संसदीय सीट पर है। उधर सत्यदेव पचौरी की कोशिश भी इस ओर इशारा करती है। दरअसल सांसद सत्यदेव पचौरी का ये माना जा रहा है कि उम्र का जो एक फैक्टर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए बनाया हुआ है उसको वो पार कर जाएंगे और 2024 में टिकट शायद उनको ना मिले। इसी को लेकर जानकार बता रहे हैं कि 2024 में महाना कैंप, ये कहा जाता है कि सतीश महाना या उनके कैंप का कोई व्यक्ति 2024 में कानपुर लोकसभा से अपनी दावेदारी को पेश कर सकता है और इसी की परिपाटी और इसी के परिदृश्य में ये कवायद और ये विवाद सामने आया है। जाहिर है कि कानपुर में भाजपा के अंदर मचा घमासान कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा है। हर नेता अपने करीबी को टिकट दिलाना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक भाजपा के शीर्ष नेताओं की ओर से विवाद को खत्म कराने की कोई पहल भी नहीं की गई। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।